हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है कुछ गड़बड़ हुआ है उसको ठीक करना, ठीक है, रिकंसाइल करना। तो बैंक समाधान, तो कुछ समाधान का मतलब ही वही होता है। तो बैंक समाधान विवरण या फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यहाँ पर भी हम लोग जो इंग्लिश का टर्म है उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं और बहुत कॉमन बातचीत में भी वही आता है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी हम लोग समझते रहेंगे। जो हिंदी मीडियम माध्यम के छात्र हैं उनको भी कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए और है भी नहीं। तो होता क्या है, बहुत ही आसान है, ठीक है, इतना आसान है। अभी तो हम लोग जो लास्ट चैप्टर पढ़े हैं उसमें तो हम लोगों ने फिर भी कुछ कुछ नई चीजें सीखी थी। यहाँ पर नया है लेकिन बहुत आसान है क्या? रोकड़ भी हमें पता ही है, ठीक है। अब जो रोकड़ भाई स्टैंडर्ड होती है वो द्विस्तंभी होती है, डबल कॉलम होती है। तो उसमें एक कैश का भी कॉलम रहता है और दूसरा बैंक अकाउंट का भी रहता है। और यही आपका रोकड़ खाता यानी कि कैश अकाउंट और बैंक खाता यानी कि बैंक अकाउंट की तरह भी काम करती है। ये भी हमें पता था पहले से ही। अच्छा, अब अगर बैंक खाते की तरह काम करती है तो क्या होता है कि अंत में दोनों खातों का शेष बनाया जाता है। शेष का मतलब क्या होता है कि अगर डेबिट साइड पे बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट साइड पे कम है, तो हमारा फाइनल डेबिट बैलेंस आ जाएगा। अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस ज्यादा है तो हमारा क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, ठीक। और दोनों ही कॉलम्स में, कैश में भी हम लोग करते हैं और बैंक में भी करते हैं। अच्छा, तो हमारा कुछ बैलेंस आ गया, कुछ शेष आ गया। अब क्या है, रोकड़ खाते के लिए तो आप सोचिए जो कैश बुक थी आपकी वही आपका रोकड़ खाते का काम कर रहा है। तो जो भी हिसाब किताब है वो एक ही जगह पर है और तो कहीं है ही नहीं। आपने जो भी हिसाब किताब लिखा वो पूरा का पूरा कैश बुक में लिखा और वही आपका रोकड़ खाते का काम कर रहा है। बैंक वाले में भी आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ, बैंक का भी तो जो कुछ डिटेल्स थी वो आपने कैश बुक में डाली और कहीं पर है क्या, बैंक में और कहीं पर है, क्योंकि बैंक में आपका अकाउंट है और वहां से आपको पासबुक मिलती है या फिर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मिल जाता है। तो वहां से पासबुक जो है ना उसमें भी एंट्रीज हो रखी हैं। तो आप क्या करते हो, पासबुक को अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम से मिलाते हो। क्या करते हो, जो बैंक की पासबुक है उसको देखते हो कि इसमें जो शेष आ रहा है ना वो आपका जो रोकड़ बही है, रोकड़ बही में जो बैंक वाला स्तंभ है उसका जो शेष है उससे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक, क्यों मिलाते हैं? क्योंकि दोनों मिलना चाहिए। आप समझ रहे हैं, जो भी यहाँ पर बैंक वाले ट्रांजेक्शन से सारे के सारे हम लोगों ने कैश बुक में लिखे हैं कि नहीं लिखे, और बैंक की पासबुक में भी सारे ट्रांजेक्शन होने चाहिए। तो ये दोनों मिलने चाहिए, लेकिन सामान्यतः मिलते नहीं है, ठीक, नहीं मिलते हैं, इसीलिए इसकी आवश्यकता हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आवश्यकता क्या है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, तो आवश्यकता यही है कि रोकड़ बही के बैंक स्तंभ का जो शेष होता है ना वो सामान्यतः पासबुक का जो शेष होता है उससे मैच नहीं करता है। तो इसके कुछ कारण होंगे क्यों नहीं मैच करता है। तो उन कारणों का हम निर्धारण करते हैं। हम देखते हैं कि अच्छा ये इस कारण की वजह से ऐसा नहीं हुआ है, और उन कारणों को ही हम एक जगह पर इकट्ठा करके लिखते चले आते हैं। और कोशिश ये रहती है कि जो हमारा शेष था ना किसमें, रोकड़ बही में, कैश बुक में, वो वाला शेष हमें वास्तव में बैंक की पासबुक के शेष तक पहुंचा दे। तो जो बीच बीच के गैप्स हम उनको फिल कर देते हैं कि इन कारणों की वजह से हमको ये अंतर दिख रहा था। आगे बात समझ में, ये हमारा उद्देश्य होता है। तो अब समझिए, बैंक पासबुक है, हम उससे मिलान करते हैं और मिलान करने पर पाते हैं, क्या पाते हैं मिलान करने पर, ये पाते हैं कि बैंक रोकड़ बही के जो बैंक स्तंभ था उसका शेष पासबुक के शेष के बराबर नहीं है। अच्छा, अब आप समझिए कि अगर हमें मिलान करना है तो हम कैसे मिलान करेंगे। हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि 10 दिन पहले की जो कैश बुक थी उस कैश बुक को हम लोग बैंक गए और बैंक में हम लोगों ने क्या कराया, सारी एंट्रीज करा ली पासबुक में। अब तो इंटरनेट बैंकिंग चलता है, सारे लोगों को अपने सारे अकाउंट डिटेल्स जो होती है ना, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स, वो आपको अपने अकाउंट पर ही दिख जाते हैं। कोई भी फर्म अकाउंट होता है या पर्सनल अकाउंट होता है, दोनों में ही आपको अकाउंट स्टेटमेंट आप सीधा सीधा इंटरनेट बैंकिंग से देख सकते हो, मोबाइल बैंकिंग तक से देख सकते हो। ठीक, तो पॉइंट क्या है, पहले हम लोग को क्या करना होता था, बैंक जाते थे और उसमें पासबुक लेकर के जाते थे, बोलते थे इसमें एंट्रीज कर दीजिए। ठीक है, तो अब कुछ कुछ जगह पर मशीन्स भी लगी होती हैं, तो आप मशीन में डालते हो, वो अपने आप एंट्री कर देती है आपकी। तो होता क्या था कि हम लोग जब भी मिलान करने जाएंगे तो ये तो करने की कोशिश करेंगे ना कि दोनों ही, जो हमारी कैश बुक है रोकड़ बही है और जो हमारी पासबुक है वो एक ही तारीख की हो। ठीक, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आज अगर मिलान करने बैठना है तो आज तक की जितनी भी एंट्रीज थी, जितनी भी प्रविष्टियां थी, वो सारी की सारी हमारी रोकड़ बही में भी हो चुकी हो और सारी की सारी हमारी बैंक की पासबुक में भी हो चुकी हो, तब हम लोग मिलान करने बैठेंगे। ठीक, तो हम लोग एकदम लेटेस्ट देखते हैं कि हाँ अब क्या सीन है, पासबुक हमारी पूरी आज तक की एंट्रीज हैं, हमारे कैश बुक में आज तक की एंट्रीज हैं, अब हम लोग मिलान करना स्टार्ट करेंगे। और फिर भी मिलान करने पर सामान्यतः ऐसा होता है कि शेष दोनों का मैच नहीं करता। अच्छा, तो यहां पर समस्या क्या थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि लेनों की, सभी लेन देनों की प्रविष्टि हो चुकी हो, ठीक है, रोकड़ बही में भी और पासबुक में भी, तब हम लोग मिलान करेंगे। अब यहां पर एक चीज समझिए, जो पासबुक होती है ना, पासबुक में आप कभी भी देखेंगे, तो मैं जब छोटा था तो मैंने एक बार देखा तो उसमें ऐसा CR लिखा हुआ था, ठीक है, कुछ भी ऐसे रुपए लिखे हुए थे, 2110 8
CR। तो मैं CR को समझा कि करोड़ तो हो नहीं सकता, इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं, है ना। तो ये जो CR है ना वो क्रेडिट लिखा हुआ था, और बचपन में मुझे पता नहीं था कि CR का मतलब क्या है। CR को मैंने क्रोर ही पढ़ा हुआ था। तो जब मैंने पहली बार देखा तो ये समझ में आया कि ये CR क्यों लिखा हुआ है। ठीक, अब उस टाइम पे तो गलती की, नहीं समझ में आया कि करोड़ लिखा हुआ है। अब समझ में आ गया कि क्रेडिट लिखा हुआ है, थोड़े दिन बाद भी समझ में आ गया था कि क्रेडिट लिखा हुआ है। तो यहां पर ये समझ लीजिए कि अगर आपके बैंक में बैलेंस है, ठीक है, पैसे हैं, तो वो क्रेडिट में जा चला जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हो। अगर आप पैसे जोड़ोगे, मान लो आपके पास 1000 कितना लिखा हुआ है, 1210.8 रुपए था, आपने 200 रुपए और डाल दिए तो 1410.8 CR आ जाएगा। कब आ जाएगा? जब आपने 200 जमा किए। क्या किए? जमा किए। तो जब जमा कर रहे हो तो वो क्रेडिट साइड पर जा रहा है, जमा पक्ष में जा रहा है। ठीक, कोई भी आपने चेक लगा दी, कैश जमा किया बैंक में जाकर के, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपने पैसे निकाल लिए, मान लिया मैंने 400 रुपए निकाल लिए, तो फिर मेरा बचेगा 1010.8 CR। तो अगर आपने 400 रुपए निकाल लिए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेबिट। क्या हो जाएगा? डेबिट। ये क्यों बता रहा हूं आपको? ये इसलिए बता रहा हूं ना, नॉर्मली जो व्यवसाय होता है ना, वहां पर हम लोग उल्टा कर रहे होते हैं। कैश बुक में क्या होता है, आप याद करिए, कैश बुक जो है वो आपके लिए एक तरह की परिसंपत्ति है कि नहीं है, कैश जो है। और कैश के साथ साथ बैंक में भी अगर आप पैसा जा रहा है तो एक करके आपकी परिसंपत्ति एसेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो अगर एसेट बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, एकदम फंडामेंटल बात। तो हमारा अगर बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहां पर जब हम लोग बैलेंस चेक कर रहे होते हैं ना, तो आप ध्यान रखिएगा कि पासबुक का जो शेष है वो हमें क्रेडिट साइड वाला देखना होगा, और अगर बैंक स्टेटमेंट का हम बात करेंगे तो हमें डेबिट साइड पर देखना होगा नॉर्मली। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों को बैंक में ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। बैंक ओवरड्राफ्ट जिसको बोलते हैं, बैंक अधिविकर्ष कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? बैंक अधिविकर्ष। ठीक, तो बैंक अधिविकर्ष में क्या होता है, आपके पास जितना पैसा नहीं था आप उससे ज्यादा की चेक इशू कर सकते हो, और आपको 10,000 या 20,000 रुपए तक का बैंक अधिविकर्ष मिल जाता है। तो आपका निगेटिव बैलेंस होता है। तो अगर निगेटिव बैलेंस होगा बैंक में तो कहां पर होगा? तो फिर वो आपको डेबिट साइड पे दिखेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डेबिट साइड पर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, और वैसे स्थिति में आप अपनी कैश बुक से जब कंपेयर करोगे तो फिर कैश बुक का आप क्रेडिट साइड को देखोगे। तो बस ये है, क्योंकि वहां पर हम लोग अलग अलग जगह पर लिख रहे होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ का बैलेंस हम लोग कहां पर मैच करेंगे। अच्छा, ये बात भी समझ में आ गई। कुछ है ही नहीं, इतना सा आसान है। अब समझ में ये नहीं आ रहा होगा आप लोगों को कि यार अंतर होता क्यों है, जब सारी की सारी एंट्रीज हमने कैश बुक में की हुई है, सारी की सारी एंट्रीज हमारे बैंक अकाउंट में भी है, तो अंतर क्यों है? तो अंतर जो है वो कुछ कारणों की वजह से होता है, और कारण होते हैं दो प्रकार के। क्या होते हैं? दो प्रकार के। तो जो पहले प्रकार के कारण है उसको हम लोग बोलते हैं लेन देन के अभिलेखन के समय में अंतर। टाइमिंग का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? टाइमिंग्स का। अच्छा, कैसे होता है अभी समझाता हूं आपको। दूसरा क्या होता है, बैंक में किसी ने गलती कर दी, या फिर आपने कैश बुक बनाने के टाइम पे गलती कर दी, तो आपकी त्रुटियां हो गई। तो त्रुटियां हो गई तब तो वास्तव में नहीं मिलेगा। आपने गलत कर दिया, बैंक में किसी ने भी एक ने गलत कर दिया, तो फिर मैच नहीं हो पाएगा। और तो उसको कैसे ठीक करेंगे वो भी वो देखेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अंडरस्टैंडिंग, मतलब जहां पर कॉन्सेप्चुअली कुछ गलत नहीं है, दोनों ने अपना सब कुछ काम ठीक किया, उसके बाद भी हमें अंतर देखेगा। वो क्यों दिखेगा? तो एक उदाहरण देता हूं आपको। ठीक है, अभी उन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये समझिए कि एक उदाहरण कैसा है। मुझे किसी ने बैंक की लाकर के चेक दी। क्या दी? चेक दी 10,000 रुपए की, और वो चेक मैं आज अपने पास रखे रहा। तो जब आज मुझे चेक मिल गई तो मैं अपनी कैश बुक में कैश कॉलम को डेबिट करता हूं। क्या करता हूं? रोकड़ वाले खाते को, रोकड़ वाले स्तंभ को डेबिट कर देता हूं। क्यों कर देता हूं? क्योंकि मैंने बैंक में भी पैसे लगाए नहीं है। ठीक, अब मान लीजिए मैंने कल जाकर के, परसों जाकर के बैंक में पैसे, वो चेक थी, लगा दी। तो जिस दिन मैंने चेक जाकर के लगा दी, उस दिन मैं क्या करूंगा, अपनी कैश बुक में तो जो बैंक वाला खाता था उसको कर दूंगा डेबिट, और कैश वाले खाते को कर दूंगा क्रेडिट। तो वो एक कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। याद करिए, अब वो कॉन्ट्रा एंट्री से हुआ क्या, अल्टीमेटली क्या हुआ कि बैंक में हमारे 10,000 रुपए पहुंच गए। वो मेरी कैश बुक में दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कैश बुक में। लेकिन जब मैंने चेक लगा दी ना, अब वो चेक उसी दिन हमारे बैंक अकाउंट में चली जाए, ये तो नहीं होता है। खास तौर से अगर किसी आउट स्टेशन की चेक है, आउट स्टेशन मतलब बाहर की चेक है, या फिर जिस जगह पर लगा आपका खाता है उस बैंक में ना लगा करके, उस शाखा में ना लगा के आपने किसी और ब्रांच में चेक लगा रहे हो, तो उस दिन पैसे नहीं आते हैं। ठीक, तो पैसे बैंक में आपके अकाउंट में आने में समय लग जाएगा, लेकिन आपने अपनी कैश बुक में तो तुरंत ही बैंक में पैसे डाल दिए। तो यहां पर क्या हो गया, ना आपकी गलती है ना बैंक वालों की गलती है, लेकिन वो टाइमिंग मिसमैच है एंट्री करने का। तो आप तो तुरंत एंट्री कर देते हो जैसे आपने बैंक में जाकर के लगाया, लेकिन बैंक में जब तक पैसे नहीं आ जाएंगे तब तक बैंक अकाउंट में जो पासबुक है आपकी वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो इस तरह की चीजें कौन कौन सी होती हैं उनको हम लोग एक साथ देखेंगे, सारी त्रुटियों को, और साथ में हम लोग कैसे स्टेटमेंट बनाते हैं
और जो बैंक पासबुक है उसका आपको एक छोटा सा आइडिया दे दूंगा कि जो मैंने बताया था कि क्रेडिट साइड में जब पैसे जमा हो रहे होते हैं तो वो दिखता है, तो वो आप स्क्रीन पर देख लेंगे। और फिर साथ में हम लोग जो त्रुटियां हैं उनको एक एक करके आगे अपने अगले वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो और वीडियोस देखेंगे तो काफी डाउट्स अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। तो डाउट हो भी तो कुछ आगे के वीडियोस भी देख लीजिएगा, फिर कुछ चीजें क्लियर ना हो रही तो उनको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मिलते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि जो एक बैंक पासबुक होती है वो किस तरह की दिखती है। हालांकि एग्जैक्टली ऐसी तो नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर थोड़ा क्लियर हो जा रहा है। वही कॉन्सेप्ट कि अगर आपका बैंक में बैलेंस बढ़ रहा है तो आपका क्रेडिट काउंट किया जा रहा है। ठीक है, तो बैंक जो है वो पासबुक में क्रेडिट काउंट करती है जब आप बैंक में पैसे जमा कर रहे हो, और अगर आप पैसे निकाल रहे हो तो वो आपका बैंक खाते में डेबिट कर देती है। तो यही सारी है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पर डेली पीएलए को आपने कुछ डेबिट हुआ, इसका मतलब आपने पैसे चुकाए होंगे तो आपके पास 35,000 रुपए कम हो जाएंगे। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस आपका 50,782 का था, इसमें से 35,000 कम कर दोगे तो 15,782 बचेगा। तो डेबिट आपका तब किया गया जब आपके पैसे कम किए गए। और ऐसे ही देख लीजिए कोई दूसरी चीज देख लीजिए, जहां पर हमने क्रेडिट किया हुआ है तो 10,673 रुपए को क्रेडिट किया गया है। तो भाई ये कलीग, CLG का कुछ और एक्रोनिम भी हो सकता है, नॉर्मली कलीग के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि उन्होंने पैसे जमा किए, कितने जमा कर दिए, 10,673। तो ये जुड़ जाएगा तो 5,000 ये 15,782 के बाद से 10,000 का और आपका डेबिट हुआ था तो बचा था 5,782, और फिर इसमें 10,673 जोड़ दिया आपने तो 16,455 मिल गया। और ये लास्ट में आप यहाँ पे रिमार्क्स लिख देते हैं। रिमार्क्स कई बार साथ में नीचे ही लिखा रहता है छोटा सा, तो ये जो प्लस लिखा हुआ है ये प्लस नहीं रहता यहाँ पे इसका मतलब होता है कि जो विवरण है, जो रिमार्क्स है कि क्या लेन देन हुआ है, उसको थोड़ा सा ब्रीफ में लिख दिया जाता है। डेट पहले बड़ी रहती है, ये रहता है। पर्टिकुलर्स भी लिखा रहता है जिसके नाम से रहता है। फिर चेक नंबर अगर है तो लिख देते हैं, और चेक नंबर में ध्यान रखिएगा कि 6 अंकों की चेक नंबर होती है। जब मैंने आपको बताया था कि चेक को जब पढ़ाया था किस तरह से होता है, तो उसमें आपने देखेंगे ऐसे डबल कोट्स होता है और उसके बीच में 6 अंक लिखे रहते हैं। तो ये जो 6 अंक लिखे रहते हैं यही आपका चेक नंबर होता है। ठीक, तो कुछ जगह पर चेक से हुआ है, बाकी जगह पर जो ट्रांजेक्शन है वो क्या हो रहा है, कैश में हुआ है। ठीक है, तो वो कैश वाला ट्रांजेक्शन हम लिख सकते हैं, वहां पे चेक नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तो कैश जमा किया गया होगा, इस तरह की चीज हो सकती है। ऐसे ही कहीं पर भी आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये है 18,564 से अगर आपने क्रेडिट किया है तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 17,247 में 47 में आपने जोड़ा 18,000 तो ये आपका 35,811 हो गया। तो सिंपल बस यही चीज थी। जो बैंक का नाम है यहाँ पर लिख दिया, कोई जरूरी नहीं यहाँ पर लिखा जाए। जिसके नाम पर अकाउंट है वो हो गया, अकाउंट नंबर हो गया। अब अकाउंट नंबर बहुत बड़े होने लगे क्योंकि बहुत सारे लोग अकाउंट्स खुल चुके हैं, और फिर जो भी जगह है उसका नाम लिख दिया है। तो ये एक बस ब्रीफ आपके बारे में आप समझ लीजिए कि एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जो एक्चुअली चेक कैसे दिख सही होती है अभी हमारे SBI की या किसी और बैंक की, वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।